गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। गाड़ी चलाते समय कौन कौन से दस्तावेज हमारे पास होना चाहिए, आज इसी महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पर मैं आपको जानकारी दूंगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है, प्रतिदिन काम का वीडियो है सर, क्योंकि हम हर दिन मोटरसाइकिल लेकर घर से निकलते हैं, या तो मोटरसाइकिल या स्कूटी या कार या कोई कमर्शियल वाहन अगर चलाने वाला है तो उसका ट्रक या बस जो भी हो, लोडिंग वाहन है, ऑटो है, टेम्पो है। हर दिन व्यक्ति सड़क पर लेकर निकलता है और उसके सामने एक ही सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है कि जब वो रोड पर जाता है और चौराहे पर पहुंचता है या सड़क पर बीच में कहीं भी वो देखता है कि ट्रैफिक पुलिस वर्दी पहने खड़ी हुई है और डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रही है। अब वो दूर से देखकर डर जाता है और घबरा जाता है कि अब हो सकता है मेरी गाड़ी जब्त कर लें, मेरे ऊपर भारी जुर्माना कर दें या मुझे कोर्ट में पेश करें मेरे वाहन को जब्त करके। ऐसे तमाम 50 सवाल उसके पास उसके जहन के अंदर उत्पन्न होते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है सर। आज कुल 6 वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं कानून के तहत। यदि उनको व्यक्ति अपने पास रखता है तो वो जुर्माने से भी बच सकता है और उसका वाहन भी जब्त नहीं किया जाएगा और वो बिल्कुल निर्भीक होकर सड़क पर अपना वाहन चला सकता है। उसके अंदर का भय खत्म हो जाएगा आज का वीडियो मेरा देखने के बाद। इसमें क्या सजा के प्रावधान है, अगर आपने इन नियमों का पालन नहीं किया तो कितनी जुर्माना है इसमें, वो सारी जानकारी मैं आपको देता हूं डिजिटल ई बुक के अंदर से। आइए सर। धारा 130 मोटरयान अधिनियम के तहत निम्न 6 दस्तावेज अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मोटरयान अधिनियम में धारा 30 की उपधारा 1 में ये प्रावधान दिए गए हैं कि यदि कोई भी वर्दीधारी पुलिस आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है तो आपकी ड्यूटी है, कर्तव्य है कि उसको आप डॉक्यूमेंट्स से चेक कराएं। इसलिए आपको डॉक्यूमेंट्स आपके पास रखना जरूरी है। अब इसमें मैं जो आपको आगे की जानकारी दे रहा हूँ डिजिटल ई बुक के अंदर से दे रहा हूँ सर। इस डिजिटल ई बुक से परिचय में वीडियो के अंत में आपको करा दूंगा। इस डिजिटल ई बुक की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसे खरीद भी सकते हैं। धारा 130 मोटरयान अधिनियम एवं यातायात नियमों के अनुसार सार्वजनिक मार्ग पर वाहन चलाते समय चालक या मालिक के पास निम्नलिखित 6 अनिवार्य दस्तावेज भौतिक रूप से या डिजी लॉकर में होना आवश्यक है। नंबर 1 है चालान अनुज्ञप्ति, जिसको हम ड्राइविंग लाइसेंस भी कहते हैं। धारा 3 मोटरयान अधिनियम 1988, इसका जो विवरण है कि सार्वजनिक स्थान पर बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कोई भी वाहन नहीं चलाएगा। अगर आपने चलाया तो धारा 181 मोटरयान अधिनियम के तहत दंड का प्रावधान है, जिसमें 5,000 रुपए जुर्माना या 3 महीने तक की कैद भी आपको हो सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज है पंजीकरण प्रमाण पत्र, जिसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या आरसी भी कहते हैं। धारा 39 मोटरयान अधिनियम के तहत इसको बताया गया है और बिना वैध रजिस्ट्रेशन या आरसी के किसी भी वाहन को सड़क पर चलाना गैर कानूनी है। अब यदि आपने ये गैर कानूनी कृत्य कर लिया है तो धारा 192 मोटरयान अधिनियम के तहत पहली बार में 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, किंतु 2,000 रुपए से कम का नहीं होगा। दंड नहीं होगा आपके ऊपर, या दोनों से, अथवा किसी द्वितीय पश्चातवर्ती अपराध के लिए कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 10,000 रुपए तक का हो सकेगा किंतु 5,000 रुपए से कम का नहीं होगा, अथवा दोनों से दंडनीय होगा। यह हो गया सर हमारा दूसरा। तीसरा दस्तावेज महत्वपूर्ण बीमा प्रमाण पत्र, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। धारा 146 मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत यह अनिवार्य है। दुर्घटना की स्थिति में इसका जो बेनिफिट है, दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित की भरपाई हेतु प्रत्येक वाहन का कम से कम एक थर्ड पार्टी बीमा होना अनिवार्य है। यदि आपने नहीं करवाया तो दंड का प्रावधान धारा 196 मोटरयान अधिनियम 1988 में दिया गया है। पहली बार में 2,000 रुपए, 3 महीने की कैद अथवा दोनों, तथा दूसरी बार में 4,000 रुपए का जुर्माना या 3 माह का कारावास, ये दोनों से आप दंडनीय हो सकते हैं सर। यदि आपने इसका उल्लंघन किया, बीमा प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है, तो आप ये जान लें। अब इसके बाद आएगा सर चौथा अपराध, चौथा दस्तावेज आएगा महत्वपूर्ण, वाहन परमिट, व्हीकल परमिट, केवल व्यवसायिक परिवहन वाहनों के हेतु। मतलब जैसे हम घरेलू मोटरसाइकिल, स्कूटी है, हमारा घर का वाहन है, तो उसमें लागू नहीं होंगे, ये खाली कमर्शियल के लिए लागू होते हैं। धारा 66 में इसके प्रावधान बताए गए हैं। मोटरयान अधिनियम में किसी भी कमर्शियल मालवाहक सवारी गाड़ी जैसे बस, ट्रक, टैक्सी, ऑटो को बिना वैध रूट या ट्रांसपोर्ट परमिट के चलाना अपराध है। यदि कोई अपराध करेगा तो धारा 192 के तहत वो दंडनीय होगा। किस प्रकार से? पहली बार में 10,000 रुपए का जुर्माना होगा और 6 माह तक की सजा, या दोनों होगी। ये गैर शमनी अपराध है जिसमें गाड़ी जब्त की जा सकती है।
किसी पश्चातवर्ती अपराध के लिए कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी किंतु 6 मास से कम नहीं होगी, या 10,000 रुपए के जुर्माने से अथवा दोनों से दंडनीय होगा। पांचवा है दस्तावेज महत्वपूर्ण, फिटनेस प्रमाण पत्र, जिसको हम फिटनेस सर्टिफिकेट FCB कहते हैं। धारा 56 मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत बताया गया है, व्यवसायिक और पुराने वाहनों का सड़क पर चलने योग्य होने का प्रमाण पत्र। इसकी परिभाषा इस प्रकार से इसमें बताई गई है, बिना वैध फिटनेस के वाहन का रजिस्ट्रेशन RCB अमान्य या निलंबित माना जाता है। यहाँ पर आप गौर कर लें, मैंने इस पे स्पेशल वीडियो भी बनाया है कि यदि बिना वैध फिटनेस के, मतलब आपका फिटनेस खत्म हुआ तो रजिस्ट्रेशन भी खत्म माना जाएगा, ऐसा उसमें बताया गया है। दंड का प्रावधान धारा 192 में इसमें दिया गया है, बिना फिटनेस गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माना और गाड़ी जब्ती धारा 207 मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत आपकी की जा सकती है। छठा दस्तावेज है प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, PUC सर्टिफिकेट, धारा 190 की उपधारा 2 मोटरयान अधिनियम एवं केंद्रीय मोटरयान नियम CMVR में बताया गया है। पर्यावरण सुरक्षा मानकों के तहत वाहन का वैध PUC मतलब पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल होना आवश्यक है। अगर आपने इसका उल्लंघन किया तो 190 की उपधारा 2 के तहत पहली बार में 10,000 रुपए का जुर्माना या आपका लाइसेंस भी निलंबित हो सकता है। तो ये कुल 6 दस्तावेज हो गए सर, कुल 6 दस्तावेज जिनकी मैंने आपको जानकारी दी है। जो व्यक्ति निजी वाहन है, जैसे निजी वाहन वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल आप ले लें, एक आम लोग, हम जैसे घर में रहते हैं और कॉलोनी में रहते हैं और हम जो स्कूटर मोटरसाइकिल अपनी पर्सनल कार यूज करते हैं, तो हमारे लिए क्या जरूरी है? ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा और रजिस्ट्रेशन। ये हो गए एक आम नागरिक के लिए जो घरेलू उपयोग के हैं। लेकिन कोई कमर्शियल वाहन है, बस है, ट्रक है, टैक्सी है, ऑटो, टेम्पो, जो भी है जिसको कमर्शियल यूज होता है, तो उनके लिए फिटनेस भी आवश्यक है। और साथ ही फिटनेस के साथ ही उसमें एक पीस, मतलब वो पर्यावरण प्रदूषण ना फैलाए। नहीं तो आपने देखा होगा कि कई वाहनों के पीछे काफी गहरा काला धुआं निकलता है और सभी लोग परेशान होते हैं, पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। तो वो वाहन इस प्रकार से उसके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, PSU का फिटनेस प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और परमिट भी होना चाहिए। ये 3 अतिरिक्त दस्तावेज हैं जो उसके पास होना चाहिए। धारा 130 मोटरयान अधिनियम 1988 के बारे में भी कुछ आपको संक्षिप्त में जानकारी दे दूं कि धारा 130 की उपधारा 1 में स्पष्ट प्रावधान है कि वर्दीधारी वर्दी वाले पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी के मांगने पर चालक को अपना लाइसेंस और अन्य कागजात जांच हेतु प्रस्तुत करने होंगे। डिजिटल दस्तावेज, जिसे हम डिजी लॉकर भी कहते हैं, उसकी वैधता और चालान और दंड के बारे में भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। 2018 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सर्कुलर और नए संशोधनों के तहत डिजी लॉकर और एम परिवहन ऐप रखे गए। डिजिटल दस्तावेज पूरी तरह से मूल कागजात के समान ही कानूनी रूप से मान्य है। जो इन ऐपों के अंदर आपने अगर उसको रखा हुआ है, पुलिस अधिकारी आपको केवल इसलिए चालान नहीं काट सकता कि आपके पास भौतिक कागज नहीं है। आप आपके मोबाइल ऐप में से, डिजी लॉकर में से, एम परिवहन में से निकाल कर बता दें, आपका चालान नहीं काटा जाएगा, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के रूप में माने जाएंगे। दंड और जुर्माने का क्या प्रावधान है सर? जो मैंने आपको ऊपर बता ही दिए, बिना लाइसेंस के वाहन चलाना, बिना बीमे के वाहन चलाना, बिना RC अनाधिकृत वाहन चलाना, सामान्य नियम का उल्लंघन। और बता देता हूँ धारा 177 में कि ऐसे दंड जो मोटरयान अधिनियम में जिनकी सजा का प्रावधान नहीं दिया गया है, तो इसी दशा में पहली बार में 500 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। एक सरल उदाहरण से सर हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि रमेश नामक एक व्यक्ति हैं और अपनी कार से वो इंदौर जा रहे हैं। रास्ते में चेकिंग के दौरान पुलिस उनको रोकती है। रमेश के पास RC और लाइसेंस पर्स में भौतिक रूप से मौजूद है, लेकिन बीमा और PUC घर पर छूट गए। रमेश तुरंत अपने मोबाइल से एम परिवहन ऐप खोलकर डिजिटल बीमा और PUC अधिकारी को दिखाता है। धारा 130 MVA और मंत्रालय के सर्कुलर के तहत पुलिस को यह डिजिटल प्रति स्वीकार करनी होगी। यदि रमेश के पास मोबाइल में भी कागज नहीं है तो वह कोर्ट या RTO के समक्ष 15 दिनों के भीतर मूल कागजात प्रस्तुत कर नाम मात्र का सत्यापन शुल्क देकर धारा 177, 181 के भारी चालान से राहत पा सकता है। अब यहाँ पर मामला थोड़ा समझने वाला है सर। डॉक्यूमेंट्स तो हैं, लेकिन आपके पास डिजी लॉकर भी नहीं है, पुलिस वाले मान भी नहीं रहे हैं, तो उसमें भी 15 दिन की समय अवधि दी गई है कि वो आप वहां पर भेज उनको प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें निष्कर्ष है सर, हालांकि पुलिस वाले अक्सर चालान बना देते हैं या कोर्ट में पेश कर देते हैं, तो आप कोर्ट में जज साहब के समक्ष भी स्थिति बता सकते हैं कि माननीय न्यायालय ऐसी स्थिति है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, यदि आप पुलिस अधिकारी को बताएंगे तो आपकी बात समझ लेंगे।
फोटोकॉपी भी आपके पास है तो फोटोकॉपी मानी नहीं जाती है, लेकिन कम से कम इतना प्रिजम्पशन तो हो ही जाता है कि हाँ इस बंदे के पास कागज तो है। कोई फर्जी कागज तो रख के जाएगा नहीं अपने पास में, लेकिन बहुत से बनवा भी लेते हैं, इसलिए उनको नहीं माना जाता है। इसलिए डिजी लॉकर ऐप और एम परिवहन ऐप के अंदर डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, या फिर आपको मूल दस्तावेज अपने पास रखना होते हैं। अब इसमें हमें अंतिम निष्कर्ष देख लेते हैं कि दोस्तों जब भी आप वाहन चलाएं तो ये चारों दस्तावेज भौतिक या डिजी लॉकर में हमेशा अपने पास रखें। यदि पुलिस अवैध रूप से आपकी गाड़ी जब्त करती है या डिजिटल कागजात मानने से मना करती है तो आप उच्च अधिकारियों या कोर्ट का रुख कर सकते हैं। इस विषय पर विस्तृत आवेदन का कानूनी फॉर्मेट मेरी बुक में दिया गया। अब ये एक फॉर्मेट मैंने बताया है सर, एक आइडियल फॉर्मेट। ऊपर जो है कि वाहन मालिक या चालक द्वारा गलत चालान रद्द कराने या जब्त कागजात वाहन को छोड़ने हेतु एमएसीटी सुपुर्दगी न्यायालय या ट्रैफिक कोर्ट में प्रस्तुत करने हेतु बनाया गया। ये एक आइडियल ड्राफ्ट है सर, जरूरी नहीं है कि आप इसी आइडियल ड्राफ्ट का उपयोग करें। आपके हालात और परिस्थिति के हिसाब से आप इसमें चेंज और परिवर्तन आप कर लें। ये खाली एक आइडियल ड्राफ्ट है, मैं आपको बता रहा हूं। ऊपर न्यायालय का नाम, प्रकरण क्रमांक, चालान क्रमांक, वाहन मालिक और बनाम राज्य द्वारा पुलिस थाना ट्रैफिक पुलिस, जो भी आप उसमें लिखते हैं। आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 130, 207 मोटरयान अधिनियम 1988 सह पठित धारा 457 दंड प्रक्रिया संहिता और वर्तमान में बीएनएसएस की धारा 503 इसको कर दी गई है सुपुर्दगी की। महोदय, आवेदक की ओर से निम्नलिखित आवेदन पेश है। नंबर 1 है यह कि आवेदक वाहन क्रमांक, गाड़ी नंबर का पंजीकृत स्वामी और अधिकृत चालक है। दूसरा फिर आए या कि दिनांक को अनावेदक ट्रैफिक पुलिस द्वारा स्थान पर आवेदक के वाहन को रोककर जांच की गई, उस समय आवेदक के पास मूल दस्तावेज भौतिक रूप से उपस्थित न होने के कारण अनावेदक द्वारा धारा के तहत चालान बना दिया गया और यह वाहन जब्त कर लिया गया, जो भी स्थिति हो। तीसरा पॉइंट है यह कि आवेदक के पास दुर्घटना ऑब्लिक या चेकिंग की तिथि पर वाहन के समस्त वैध दस्तावेज जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, बीमा एवं पीयूसी उपलब्ध थे, जिन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 4 या मोटरयान अधिनियम की धारा 130 के तहत डिजी लॉकर में भी सत्यापित किया जा चुका है। दस्तावेज की प्रतियां संलग्न है। चौथा पैरा आएगा ड्राफ्टिंग का, यह कि मोटरयान अधिनियम की धारा 130 के अंतर्गत नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के समक्ष 15 दिनों के भीतर मूल दस्तावेज प्रस्तुत कर सत्यापन कराने का विधिक अधिकार आवेदक को प्राप्त है। यहाँ पर सर ये जो 15 दिन की समय अवधि है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बड़ी महत्वपूर्ण चीज है सर, ये बुक में से ही मैं आपको ये बता देता हूँ। मेरे पास में बुक लेके बैठा हूँ। धारा 130 में किसी सार्वजनिक स्थान में मोटरयान का ड्राइवर वर्दी पहने हुए किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर अपनी अनुज्ञप्ति जांच के लिए पेश करेगा, मतलब लाइसेंस पेश करेगा। परंतु ड्राइवर या उसकी अनुज्ञप्ति इस अधिनियम के किसी अन्य अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई है या उसके द्वारा अभिकृत की गई है। अनुज्ञप्ति के स्थान पर उसके बारे में इस अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जारी की गई रसीद या अन्य अभिस्वीकृति पेश कर सकेगा और तत्पश्चात ऐसी अवधि के भीतर अनुज्ञप्ति ऐसी रीति से जो केंद्रीय सरकार विहित करे मांग करने वाले पुलिस अधिकारी को पेश कर सकेगा। मतलब कहीं और पेश कर रखी है उसने और वहां से उसको रसीद दे दी गई है तो वो भी वो पेश करके वहां बता सकता है। इसमें आगे बताया गया है मोटरयान का कंडक्टर या स्वामी, इनसे भी मांग की जा सकती है डॉक्यूमेंट्स की। और इसमें 130 के ऊपर क्रमांक 3 में लिखा हुआ है सर, और यदि कोई या सभी प्रमाण पत्र अथवा परमिट उसके कब्जे में नहीं है। यहां पर आप गौर से सुनिएगा, जो मैंने इसमें 15 दिन की अवधि लिखी है मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत ये सर दी गई है धारा 130 की उपधारा 3 में। और यदि कोई या सभी प्रमाण पत्र अथवा परमिट उसके कब्जे में नहीं है तो मांग किए जाने की तारीख से 15 दिन के भीतर उसकी सम्यक रूप से अनुप्रमाणित फोटो प्रति स्वयं प्रस्तुत करेगा या उस अधिकारी को जिसने उसकी मांग की है रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजेगा। ये सर इसमें प्रावधान बताए गए हैं। इसी प्रकार से ड्राफ्टिंग का 5वां पैरा है सर हमारा, यह कि आवेदक अपने समस्त मूल वैध कागजात न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है, अतः उक्त चालान को निरस्त किया जाकर जब्त वाहन या जो भी परिस्थिति हो वाहन जब्त किया है या खाली चालान आपका बना है, दस्तावेज वाहन आपके डॉक्यूमेंट जैसे जब्त कर लिए गए जो भी है, तो दस्तावेज आवेदक को सुपुर्दगी पर मुक्त किया जाना न्यायोचित है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि आवेदक के वैध दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेते हुए वाहन क्रमांक को ऑब्लिक जब्त दस्तावेज को आवेदक के पक्ष में सुपुर्दगी पर यह किए जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें, आदेश पारित करने की कृपा करें। अब ये कंडीशनली सर आप इसमें अमेंडमेंट कर लेना। ये मैंने एक आइडियल ड्राफ्ट आपके लिए बना दिए इसमें,
और इसके बाद यहाँ से होते हैं सर हमारा अध्याय 1 चालू। आज के वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड मुकम्मल कानूनी जानकारी मैंने आपको प्रदान कर दी है। यहाँ से डिजिटल ई बुक का सर अध्याय 1 चालू होता है। मैं आपको इसके अंत तक ले जाके बता देता हूँ। समथिंग समथिंग सर 200-250 के ऊपर सर इसमें प्रश्न हैं। और ये हमारे वीडियो का टाइटल भी है कि गाड़ी चलाते समय हमारे पास कौन से कागज होना चाहिए, एमवीए सेक्शन 130। इसमें एक लगायत 217 धाराओं के बारे में जान। अध्याय 1 लगायत 12 से 13 तक 14 तक मतलब धारा 1 लगायत 217 की जानकारी दी गई है। जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनका उल्लेख इस डिजिटल ई बुक में सर मेरे द्वारा किया गया है। मैं आपको स्क्रॉल करके ले जा रहा हूँ। यहाँ से ये पूरे अध्याय है सर इसमें। और उसके बाद 14 अध्याय के बाद जहाँ से 16 अध्याय सर चालू हुआ है, तो 16वें अध्याय के ऊपर मैंने यहाँ से वीडियो बनाना प्रारंभ किए हैं। जो वीडियो का टाइटल है वो अध्याय के रूप में मैंने लिख दिया है। मैं इसको पढ़ता जा रहा हूँ। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई मामला हो तो मेरे चैनल पर इसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा और उसकी स्पेशल डिजिटल ई बुक उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अध्याय 16 है, धाराएं क्या कहती है। अध्याय 17 मोटर वाहन अधिनियम 1988 के क्या उद्देश्य हैं। अध्याय 18 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 क्या कहता है। अध्याय 19 से मोटर एक्सीडेंट क्लेम में कितना समय लगता है, जल्दी क्लेम पाने का सही नियम क्या है। अध्याय 20 है अगर कोई मेरी बाइक चला रहा हो और एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होता है। अध्याय 21 है क्या मैं दुर्घटना के 1 महीने के बाद बीमा का दावा कर सकता हूं। अध्याय नंबर 22 है मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत क्या अपराध है, चालान से किस प्रकार से बचा जा सकता है। अध्याय नंबर 23 है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा मुआवजे के लिए आवेदन प्रदान करती है। अध्याय नंबर 24 है एमएससीटी कोर्ट में दुर्घटना क्लेम फॉर्म कैसे भरें। धारा 166 के 24 कॉलम शपथ पत्र, दस्तावेज सूची और ड्राफ्ट, पूरे कॉलम भरना मैंने सिखाए, ड्राफ्टिंग भी दे दी है। इन सब की जो मैं पढ़ रहा हूँ सर इसी टाइटल से मौजूद है। मेरे चैनल पर वीडियो बना चुका हूँ, उनकी डिजिटल ई बुक इन्हीं के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अध्याय नंबर 25 है मोटर व्हीकल एक्ट की धारा एक्ट 165 क्या है। अध्याय नंबर 26 से एक्सीडेंट होने पर कितना क्लेम मिलता है। अध्याय 27 से दुर्घटना के 4 तत्व क्या हैं। और 28वां एक्सीडेंट क्लेम सिद्ध करने के लिए मतलब एक्सीडेंट क्लेम को हम साबित कैसे करेंगे। कम से कम 5 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है सर इसके ऊपर जो इस वीडियो में दिए मैंने बताए हैं। 29वां दुर्घटना के समय अगर ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं हो तो क्या होगा। 31वां अध्याय क्या मैं 3 साल बाद मुआवजे का दावा कर सकता हूं समय सीमा के अंदर। और यहाँ पर इसके बाद डिस्क्लेमर है सर और उसके बाद प्रस्तावना भी है। और यहाँ से फिर अध्याय 1 चालू होता है जिसमें समस्त जो मैंने अध्याय पढ़ के बताया समझ जानकारी दी गई है। ये सर एक डिजिटल ई बुक है, एक पीडीएफ एक नोट से। इसको जो है कि डिजिटल ई बुक नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर जो कानूनी जानकारियां दी हैं वो एक शैक्षणिक उद्देश्य से मेरे द्वारा इसमें लिखी गई हैं। कोई भी इस पे आप कार्रवाई करने से पहले आपके वकील साहब से जरूर सलाह मशवरा आप करें। ये किसी को भी व्यक्तिगत सलाह नहीं है। ये एक आम जो है कि कानूनी जागृति के उद्देश्य से मेरे द्वारा वीडियो बनाए जाते हैं ताकि हर एक आम व्यक्ति को कानून की जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही ये मेरे खुद के द्वारा लिखी गई डिजिटल ई बुक है जिसमें विभिन्न कानूनों का संग्रह मेरे द्वारा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स का मेरे द्वारा संग्रह किया गया है। और एक खास मुद्दे को उस एक खास मुद्दे एक खास समस्या के समाधान करने के मकसद से ये तैयार की जाती है। इसमें हर अध्याय भी लगभग आपको किसी न किसी प्रकार की समस्या का समाधान करते हुए आपको प्राप्त होगा। मेरा पूरा प्रयास ये रहता है कि एक आम व्यक्ति को जो प्रॉब्लम या जो परेशानी उत्पन्न होती है वो दूर हो सके। इस डिजिटल ई बुक की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसे खरीद भी सकते हैं। अति शीघ्र मोटर यान अधिनियम की मैं प्रिंटेड बुक आपके लिए अवेलेबल कराने की पूरे प्रयास में लगा हुआ हूँ। उसके लिए गवर्नमेंट की ओर से अप्रूवल लेना पड़ता है। एक गाइड का अप्रूवल मुझे प्राप्त हो चुका है। 2 भाग में मैंने अभी तैयार की है मोटर यान अधिनियम की, कुल 55 अध्यायों की है वो। और दूसरे का भी अप्रूवल आना बाकी है और उसकी जांच और चेकिंग भी चल रही है। जैसी कंप्लीट होती है तो वो भी मैं आपके लिए उपलब्ध करा दूंगा अति शीघ्र। लगभग उसकी 3,000 रुपये एक किताब की सर कीमत होगी क्योंकि प्रिंटेड चार्ज, जीएसटी चार्ज, इनकम टैक्स और आपके घर तक जो आती है और तमाम चार्जेस जुड़ के कीमत सर इतनी हो जाती है। उसमें तकरीबन 650-700 के करीब उसमें प्रश्न होंगे। ये उसकी कंडीशन से। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। होगा, शुक्रिया, थैंक यू सर।